हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल, जिसे कहते हैं हिंदी में जन्म नियंत्रण। कल हमने बताया आपको जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है, इसका हमने डेफिनेशन भी दिया। इससे जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी अवगत कराया। जनन स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे सरकार ने क्या कार्यक्रम लागू किया, उसे भी हमने बताया। जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम में सरकार ने फैमिली प्लानिंग जो 1951 में लागू किया। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या में वृद्धि, इसको दूर करने के लिए सरकार ने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम लागू किया और इसमें नारा दिया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें यह भी कहा गया कि पहले बच्चे में जल्दी नहीं, दूसरे बच्चे 3 साल से पहले नहीं और तीसरे बच्चे कभी नहीं। एक समय था जब पूरी दुनिया में आबादी बहुत कम थी। ईसा काल में, जब ईसा मसीह का काल था, तो उस समय पूरी दुनिया में लगभग 25 करोड़ आबादी थी और आज पूरी दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा आबादी चीन में है जो लगभग 1.5 अरब के करीब, और हमारा देश बस उससे थोड़ा पीछे, यानी 1 अरब 30 या 35 करोड़ के आसपास। तो चीन का क्षेत्रफल भी हमसे ज्यादा है, उसके टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में डेवलप है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे मेडिकल साइंस हो, लेकिन हमारा देश जो है उससे काफी पीछे है। हमारा देश विकासशील देश है जबकि चीन विकसित देश है। तो समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न होती है आबादी बढ़ने पर। एक तो शेल्टर की समस्या, रहने की समस्या, और दूसरा फूड की समस्या। यानी जिस रेशियो से आबादी बढ़ती है उस रेशियो से रिसोर्सेस भी बढ़ने चाहिए। आबादी तो बढ़ रही है लेकिन समस्या रहने की, समस्या खाने की, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बर्थ कंट्रोल है क्या। कृत्रिम तरीके से संतानों के जन्म दर को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण का यह मतलब नहीं कि बच्चा पैदा ना हो। जन्म नियंत्रण का मतलब है कि संतान हो लेकिन नियंत्रित ढंग से, यानी कि फैमिली प्लानिंग के नियम के अनुसार कि 2 से ज्यादा संतान ना हो। लेकिन यह सिर्फ नारा ही है, लेकिन हमारे देश में लोग खुद अपना नारा तैयार कर चुके हैं, हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 8। क्योंकि औसत देखा जाए तो 5-6 संतान हमारे देश में। अब सवाल है कि पहले जमाने में लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं और भी उत्पन्न हो जाएगी। तो आज देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी विधियां। हमने देख चुके कि जन्म नियंत्रण क्या है, यानी कृत्रिम तरीके से, चाहे बुद्धि लगाकर, चाहे कोई यंत्र के द्वारा, चाहे रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो ये आज के युवा पीढ़ी को जानना अति आवश्यक है, तभी देश का विकास हो पाएगा। तो इसकी मुख्य 2 विधियां हैं, एक अस्थायी विधियां और दूसरा अस्थायी विधियां। यानी ये टेम्पोरेरी मेथड है और ये परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड इसको हम शल्य क्रिया मेथड भी कहते हैं, यानी सर्जिकल मेथड, यानी ऑपरेशन। ये तब की जाती है जब संतान हो गए और अब परमानेंटली रूप से चाहते हैं कि अब संतान हमें ना हो, तो ये ऑपरेशन विधि है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अस्थायी विधियां। इसमें है अस्थायी रूप से जन्म दर को कंट्रोल करते हैं, मतलब है जब चाहेंगे तब फिर इसको हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी भी कई विधि। अस्थायी विधि में है कि अस्थायी तौर पर निषेचन क्रिया को रोका जाता है, यानी अंडाणु शुक्राणु को संयोजन होने से रोका जाता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको संयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन ये मेथड में एक बार जब ऑपरेशन हो गए
तो फिर दोबारा संतान नहीं हो। तो इसमें है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड, यांत्रिक विधियां, मैकेनिकल मेथड, और एक है अंतःगर्भाशय युक्तियां, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हम सभी को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक विधियां क्या है, यानी नेचुरल मेथड। इसमें न तो कोई रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, ना तो कोई यंत्र का, नहीं, इसमें सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी कई विधि है नेचुरल मेथड में। इसमें एक मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट, सुरक्षित काल, जिसको कहते हैं सेफ पीरियड। अगर हर युवा पीढ़ी इस मेथड को जान जाए तो काफी हद तक जन्म दर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसा कि जानते हैं कि महिलाओं में पुबर्टी आने के बाद, यौवनारंभ आने के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी कब से शुरू होती है, 12 से 15 के आसपास। और अंडा कब आते हैं, अंडाशय से कब निकलते हैं, मासिक स्राव के 14वें दिन, औसतन यानी एवरेज। तो अगर किसी का मासिक स्राव 1 तारीख को प्रारंभ होता है तो 5 दिनों तक मासिक स्राव होते हैं, किसी में 2 दिनों तक, किसी में 3 दिनों तक, लेकिन औसतन ये 5 दिनों तक। तो इस समय को मेंस्ट्रुएशन टाइम कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के मासिक स्राव 1 ही तारीख को, किसी के 20 तारीख को मासिक स्राव भी हो सकते हैं। तो 14वें दिन अंडे अंडाशय से निकलते हैं। तो अगर किसी के मासिक स्राव 20 तारीख को प्रारंभ होते हैं तो अंडे कब आएंगे, 14 दिन बाद यानी 4 तारीख। किसी के 10 तारीख को मासिक स्राव होते हैं तो अंडे कब आएंगे, 14 दिन बाद यानी 24 तारीख को। लेकिन हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं 1 तारीख से। तो 14 तारीख को अंडे अंडाशय से निकलकर अंडनली में पहुंचेंगे और शुक्राणु का इंतजार करेंगे। लेकिन कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये 14 तारीख को नहीं भी आ सकते हैं। ये 13 से लेकर 16 के बीच में भी आ सकते हैं, यानी अंडे का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन औसतन मानी जाती है 14, लेकिन अंडे आ सकते हैं 13 से लेकर 16 तक भी। अब सवाल ये उठता है कि अंडे अंडाशय से निकलकर अंडनली में पहुंचते हैं और यहाँ 2 दिनों तक यानी 48 घंटे तक ये जीवित रह सकते हैं, इसके बाद नष्ट हो जाएंगे। और शुक्राणु ये 72 घंटे तक यानी 3 दिनों तक शरीर के अंदर जीवित रहते हैं। पहली बात कि मासिक स्राव ये तो हो गया 1 से 5 दिनों तक। अंडे अगर मान लेते हैं कि 13 से 16वें दिन आ सकते हैं, हम यहाँ 13 दिन भी कर दिए, 15 दिन भी और 16 दिन, लेकिन एक औसतन मानी जाती है किस दिन, 14 तारीख को। अब अगर प्रजनन क्रिया 10 तारीख को की जाए मासिक स्राव के, तो क्या संतान होने की उम्मीद है, हो सकते हैं, क्योंकि शुक्राणु के दिनों तक जिंदा रहेंगे, 3 दिनों तक। तो 10 से 11 1 दिन, 11 से 12 2 दिन, 12 से 13 3 दिन। इसका मतलब है कि संतान होने की उम्मीद है। अगर 11 तारीख को प्रजनन क्रिया हो तो भी संतान होने की उम्मीद है, 12 तारीख को प्रजनन हो तो भी संतान होने की उम्मीद है, 13 को तो होने की उम्मीद है ही है, 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, और क्या 17 तारीख को अगर प्रजनन क्रिया हो तो क्या संतान होने की उम्मीद है, हो सकते हैं, क्योंकि 16 तारीख को अगर अंडे आते हैं तो ये तो 48 घंटे तक जीवित रहेंगे, तो ये शुक्राणु से निषेचित हो सकते हैं। अगर 18 तारीख को प्रजनन क्रिया हो तो क्या संतान हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि 16 से 18 तक अंडे जीवित रहेंगे। यानी 10 तारीख से लेकर 18 तारीख, मासिक स्राव के 10वें दिन से 18वें दिन का समय ये संतान होने वाले दिन हैं। बाकी शेष दिन 19 तारीख से इधर 28 तारीख तक और इधर 1 तारीख से 9 तारीख तक, ये कहलाते हैं सेफ पीरियड, और इधर भी कहलाएंगे सेफ पीरियड। इसी को कहा जाता है सुरक्षित काल। यानी सुरक्षित काल में अगर प्रजनन क्रिया किया जाए तो संतान नहीं होंगे, लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं कि संतान हो तो इन दिनों में प्रजनन करने से, यानी 10वें तारीख से लेकर 18वें दिन प्रजनन की जाए
तो संतान होने की काफी उम्मीद है। तो हम सुरक्षित काल को अगर अपना ली जाए तो काफी हद तक ये जन्म दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक मेथड, इसमें किसी ब्रेन की जरूरत नहीं है, ये किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, ना कोई रासायनिक पदार्थ की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है, थोड़ा बायोलॉजी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। आज यहीं तक, अगला मेथड हम कल बताएं।